हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, मेरे दोस्त आप लोग देख सकते हो, ये आपका फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है और इधर मैंने ये आपका केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उससे संबंधित प्रश्न ले रखा है। और अगर इधर मैं आ जाऊँ, इधर जगह बची थी तो इधर भी मैंने लिख दिया है। आप लोग का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उससे भी मैंने प्रश्न लिया हुआ है। तो चलो इन सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जानते हो कि आपकी साइंस 3 पार्ट में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो चलो तीनों पार्ट से मैंने प्रश्न लिया है, हम लोग एक एक कर सॉल्व करते हैं। बाकी उससे पहले कहूँगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला इसमें प्रश्न क्या है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। और ए बी कर दो प्रश्न दिया है, प्रत्येक प्रश्न करने का आपको 2-2 मार्क, यानी इसका आपको 2+2 यानी 4 मार्क मिलेगा इस प्रश्न का। ठीक है, वस्तु की स्थिति बता रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो इसका आप किरण आरेख बनाओ, इसकी स्थिति और इसकी प्रकृति बताओ। ठीक, और वी दिया है प्रश्न कि ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तो उसका आप किरण आरेख बताओ और साथ में उसकी स्थिति और प्रकृति बताओ। तो चलो हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एकदम अच्छे से। यहाँ पे तो देखो, यहाँ ए मैंने लिखा है और हल लिखा है। सबसे पहले तो जो ए है, यहाँ देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका किरण आरेख मैंने यहाँ पे बना दिया है पहले से। बाकी देखो, यहाँ पे इस प्रकार का जो प्रश्न है ना, पहले बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा करता था 2020 हो या फिर 22 में। 2023 में जो आप लोग का नया नया पेपर का पैटर्न आया है उसमें इस टाइप के देखा गया कि आप लोग का कई पेपर सेट में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। तो ये काफ़ी इस टाइप के प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप अवतल दर्पण द्वारा या फिर उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस, सभी के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनका जो किरण आरेख है आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तभी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाओगे। चलो, तो यहाँ ये जो दो स्थितियां हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो, यहाँ पे ये हम लोग का एक यहाँ पे मैंने बनाया है, ये हम लोग का अवतल दर्पण है भाई, ये अवतल दर्पण है जिसका ये ध्रुव है, पोल है। ठीक है, और ये हम लोग का मुख्य अक्ष है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये क्या है, फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। और हम लोग की वस्तु क्या है, ये ए बी वस्तु है जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। वही हमें बोल रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तो उसका आप किरण आरेख बताओ और उसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति और प्रकृति है उसको बताओ। चलो इसका किरण आरेख देख लेते हैं। देखो, जब यहाँ वस्तु स्थित रहेगी तो क्या होगा कि वस्तु से जो यहाँ पे ये प्रकाश आएगा, ठीक है, दर्पण से टकरा कर ऐसे फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगा। ठीक, और ऐसे मतलब जो इधर ऐसे आपका ये आपका जो आएगा किरण या प्रकाश एक तरह से, वो ऐसे दर्पण से टकराकर वापस आकर और ऐसे ये वक्रता केंद्र से होते गुजर जाएगा। अब देखो, यहाँ दोनों जो किरणें हैं यहाँ पे आपको काट रही हैं तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ मुख्य जो अच्छे, इससे आप इसको ऐसे मिला दोगे और ये ए डैश बी डैश कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बन रहा है भाई, देखो, ये मुख्य अक्ष के अगर ऊपर प्रतिबिंब बनता तो वो सीधा बनता, लेकिन नीचे बन रहा है तो वो प्रतिबिंब आपका उल्टा होगा। और देखो, वस्तु से ये बड़ा बन रहा है तो वस्तु से बड़ा होगा। और चूंकि ये दोनों किरणें हैं वास्तव में एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे थोड़ा कि प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भाई, ये वक्रता केंद्र इससे थोड़ा परे यानी थोड़ी दूर पे यहाँ पे बन रहा है तो वही वक्रता केंद्र से परे, तथा प्रकृति में वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा होगा। ओके, ओके, क्लियर। जो प्रकृति होगी इसकी प्रतिबिंब की, वो क्या होगी, वास्तविक होगी, वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब और उल्टा होगा। तो ये ऐसे आप लोग लिख दोगे, ऐसे ये कर दोगे तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। क्लियर। तो ये फर्स्ट प्रश्न रहा। सेकेंड प्रश्न कि अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका आप किरण आरेख बताओ और उसकी आप स्थिति और प्रकृति बताओ। तो चलो उसको देख लेते हैं। देखो, अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, एक जब वस्तु अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच कहीं स्थित हो, और एक वक्रता केंद्र पे हो, और एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु स्थित हो, और एक आपका कि तो फोकस पे स्थित हो, और एक आपका फोकस और पोल के बीच स्थित हो। तो ये आपके 6, 1 2
3, 4, 5 और 6, ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब आपके बनते हैं। तो इन 6 के 6 टाइप के प्रतिबिंबों को आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलो यहाँ पे एक सेकंड प्रश्न पूछा है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो चलो ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तो उसका किरण आरेख हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बनाया गया है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपका पोल है, यहाँ पे आपका यह आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। वस्तु की स्थिति यहाँ पे ये दर्शाई गई है कि ये फोकस और पोल के बीच यहाँ वस्तु की स्थिति है, ठीक। तो इसका किरण आरेख कैसे खींचोगे? देखो वस्तु से ये जाने वाला प्रकाश दर्पण से टकराकर ऐसे ये फोकस से होकर ये चला जाएगा, ठीक है। और वस्तु से होता हुआ जो आप ऐसे तिरछे ये प्रकाश जाएगा तो दर्पण से टकराकर ये आकर सीधे ये वक्रता केंद्र से होता है ऐसे गुजर जाएगा। अब देखो ये किरणें एक दूसरे को आगे बढ़ाओगे कहीं नहीं काटेंगे, क्योंकि एक दूसरे से ये दूर भागती चली जाएंगी। अब देखो ये किरण वास्तव में इस दर्पण से टकरा के ऐसे आ रहा है, लेकिन हमें प्रतीत हो रहा है कि कहीं ये पीछे से आ रहा है। तो इसको आप थोड़ा ऐसे पीछे तक ऐसे आप बढ़ाओगे, ठीक है। और इस किरण को भी यहाँ से ये जा रही थी टकरा कर इधर आई, तो इसको थोड़ा पीछे तक बढ़ाओगे तो यहाँ दोनों काटती हुई प्रतीत होंगी। ये वास्तव में तो ये किरण इधर नहीं गई है, लेकिन आभासी रूप से इधर यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होंगी। तो इसलिए जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। और कैसा बनेगा? तो देखो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? पीछे बन रहा है दर्पण के, ये वास्तव में कट नहीं कर रही है किरणें, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और देखो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, सिंपल। तो इसको आप यहाँ पे लिख दोगे कि प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे तथा प्रकृति आभासी वस्तु से बड़ा तथा सीधा होगा। ये आप लोग लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। 2 स्थितियां थी हमें। इसी प्रकार अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियां होती है, 6 की 6 स्थितियों का आपको किरण आरेख क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप 6 के 6 स्थितियों का किरण आरेख क्लियर कर लेना, क्योंकि किसमें क्या पूछा जाएगा, किस पेपर सेट में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये फर्स्ट प्रश्न था। इधर हम लोग अब सेकेंड प्रश्न पे आते हैं। सेकेंड प्रश्न आप लोग का इधर देखो, ये आपका जो केमिस्ट्री वाला पार्ट से है ना, केमिस्ट्री वाला पार्ट उससे है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। हमें संरचना सूत्र लिखना है इसमें, और दे दिया है कि मेथेनॉल, प्रोपाइन, पेंटेनॉल और ब्यूटेनॉन 2, ठीक है। यार ये ब्लर हो रहा है बार बार, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं अगले वीडियो में ना इसको फिक्स कर लूँगा लेंस को, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो इस यहाँ पे ये प्रश्न निश्चित होता है, किसी किसी में आपको संरचनात्मक सूत्र दे देगा, यानी संरचना बना देगा, उसमें कहेगा कि इसका आप नाम लिखो। किसी किसी में देखो ये सीधे नाम दे दिया है और इसका संरचना सूत्र पूछ रहा है। किसी किसी में कहीं कहीं आपको IUPAC नाम मिलेगा, किसी किसी पेपर सेट में। आप जानते हो कि आपके विज्ञान के पेपर में 7 प्रकार के सेट होते हैं पूरे यूपी में, ठीक है। तो अलग अलग सेटों में अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछेगा। तो चलो देख लेते हैं इनको। सबसे पहले इनका संरचना सूत्र हम लोग बना लेते हैं। मेथेनल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा कि ये मेथेनल किस ग्रुप का है। भाई काफी ज्यादा ये मुझे लग रहा है कि फोकस कर रहा है क्या। चलो देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेथेनल, ठीक है। हमें पहचानना पड़ेगा कि यह किस ग्रुप का है। मेथेनल, अल, देखो मेथेन प्लस अल, यानी यहाँ पर अल लगा है, तो यह किस ग्रुप में आ जाएगा भाई? यह एल्डिहाइड में आ जाएगा, क्योंकि यह एल्डिहाइड का ग्रुप है। चलो यहाँ पे थोड़ा एक मैं डिटेल में आप सबको सब कुछ बता देता हूँ, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो आप ये 4 ग्रुप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मैं लिख देता हूँ, एल्डिहाइड, जिसको आप लोग इसका मतलब इसका अभिक्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे कार्बन के साथ यहाँ पे एल्किल समूह जुड़ा होता है, और यहाँ इसके साथ मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इधर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो कहीं पे ये भी दे दे और कहीं पे ये भी दे दे, ठीक है। दोनों आपका सही है, ये क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपका पूर्व लग्न जुड़ता है उस चीज को याद रखना। जो पूर्व लग्न इसमें जुड़ता है IUPAC नाम लिखते समय, ठीक है, वो क्या जुड़ता है? वो अल जुड़ता है, अल, इंग्लिश में AL, ठीक है, अल। जैसे आपका मान लो मेथेन है, ठीक है, मेथेन है, ठीक, मेथेन है, तो मेथेन में आपका क्या होगा कि ये अल जुड़कर आपका मेथेनल बन जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपका इस ग्रुप का IUPAC नाम लिखा जाता है एल्डिहाइड का। तो देखो यहाँ पे यही मेथेनल है, ठीक है, ये मेथेनल है, यानी मेथेन प्लस अल मिलकर बना है, यानी मेथेन आपका हो गया और प्लस अल मिलकर ये क्या बना है? ये बना है मेथेनल, ठीक। अब देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो फार्मूला होगा मेथेनल का, सबसे पहले वो देखो, वो आपका
भाई मेथ कब बोला जाता है? जब कार्बन की संख्या एक हो। सबसे पहले ग्रुप हम लोग का ये मेथेनल है, तो ये आपका मतलब ये मेथेनल है, अल जुड़ा है, तो ये किस ग्रुप का है? एल्डिहाइड, तो ये CHO, ये एल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पे देखो मेथ कब होता है? जब कार्बन एक होता है, तो कार्बन एक है ही, अब इसके साथ एक यहाँ पे आगे हाइड्रोजन भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, इसका हम लोग संरचना सूत्र बनाते हैं। जैसे CHO है, ठीक है, यानी कार्बन के साथ सिंगल बांड के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ डबल बांड के साथ ऑक्सीजन। अब इसकी देखो दो और यहाँ पे एक तीन, तीन यहाँ पे इसका हमें अष्टक पूरा करने के लिए एक और मतलब साझे की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे आपका इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला होता है मेथेनल का HCHO, इसको फार्मेल्डिहाइड भी बोला जाता है, काफ़ी यह फेमस है, इसको याद रखना पूछा जाता है कि फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, तो HCHO। ठीक, और ये इसका आपका संरचनात्मक सूत्र हो गया। ठीक है, संरचनात्मक सूत्र या वही संरचनात्मक सूत्र किसका? मेथेनल का। ठीक, चलो, तो अगर आपसे कहीं पूछ दे ऐसे ये फिगर वही बना दे और पूछ दे कि इसका IUPAC नाम लिखो, तो वो क्या हो जाएगा? मेथेनल, और सामान्यतः ऐसे इसको फार्मेल्डिहाइड बोला जाता है। अब चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रोपाइन है। ठीक है, अब देखो प्रोपाइन, यहाँ पे क्या आ रहा है अंत में? आइन। प्रोपाइन देखो ये कैसे बना है? प्रोप या प्रोपेन प्लस ये प्रोपेन नहीं, प्रोप देखो प्रोप, प्रोप में आइन जुड़ा है, तो ये प्रोपाइन हो गया है। अब आइन किस में जुड़ते हैं भाई? आप तीन ग्रुप पढ़े होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्काइन उसमें आइन जुड़ता है, और एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो चलो अब इसका हम लोग संरचना सूत्र बनाते हैं। अब भाई प्रोप यहाँ पे है, तो मेथ एथ प्रोप, यानी कार्बन की संख्या तीन, तीन कार्बन, तो चलो तीन कार्बन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। और प्रोपाइन चूंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मान लो यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो इसका जो अष्टक पूरा करना है, तो चार की कमी होती है, तो तीन तो यहाँ से साझेदारी कर लेगा, एक हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ मान लो एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। इसमें देखो तीन इधर से मिल गया, तो एक मान लो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इसका सिंगल बॉन्ड तीन इधर से, एक इधर से, चार नहीं, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक साझेदारी कर लेगा, तो इसमें जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें देखो इसका एक इधर से मिल रहा है, तो ये एक इधर एक इधर। ठीक है, तो कितना हो गया? एक दो तीन और एक और यहाँ पे इधर, तो फाइनली ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रोपाइन हो गया। ये प्रोपाइन का आपका संरचना सूत्र हो गया। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 और ये आपका CH3 और ये C, या ऐसे एक ही बार लिख दो ना, सबसे अच्छा, एक दो तीन, यानी आपका C3, एक दो तीन और चार हाइड्रोजन H4, ये C3H4, ये आपका प्रोपाइन हो जाएगा। सिंपल ऐसे लिख दो, सारा का सारा आप लिख लो कि कितना हाइड्रोजन है और कितना आपका कार्बन है। ये आपका क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया, सिंपल। ठीक, अब चलो अगला हमें क्या करना है? पेंटेनोन 3। अब देखो पेंटेनोन 3 का हमें संरचना सूत्र बनाना है। यहाँ पे देखो पेंटेनोन अंत में क्या जुड़ा है? ओन। यहाँ पे रुक जाओ, एक मैं सादा कोई पेज ले लेता हूँ, उस पर आपको समझाता हूँ। देखो पेंटेनोन यानी ये कैसे? पेंटेन, ठीक है, पेंटेन प्लस ओन मिलेगा, तो ये आपका बनेगा पेंटेनोन। ठीक है, पेंटेनोन। अब देखो यहाँ पे ओन, ये किस में आता है भाई? ये किस में जुड़ता है? ये आपका पूर्व लग्न किस में जुड़ता है? तो भाई जो कीटोन समूह होता है, कीटोन, ठीक है, उसमें ओन जुड़कर IUPAC नाम, यानी अंत में जो पूर्व लग्न होता है वो ओन जुड़ता है। और इसका सामान्य जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? CO होता है। ठीक है, RCO। यहाँ आपका एल्किल समूह, कोई भी एल्किल समूह मीन्स जैसे CH4 या कोई भी यहाँ पे कोई जुड़ गया। ठीक है, तो देखो या इसको ऐसे भी इसको लिखा जाता है कि कार्बन के साथ मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मिल गया, और इधर एक एल्किल समूह और इधर एक एल्किल समूह जुड़ गया, तो ये आपका कीटोन होता है। ठीक, और इसका पूर्व लग्न जो होता है वो क्या होता है? ओन होता है, इसमें ओन जुड़ता है। तो देखो यहाँ पे पेंटेनोन 3 है, पेंटेनोन 3 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पेंटेनोन 3। देखो यहाँ डीप में मैं इसलिए जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं डीप में यहाँ आपको एकदम बता रहा हूँ कि आपको कोई और भी दिया जाए तो आप आसानी से कर लो, नहीं तो केवल मैं यहाँ पे संरचना इसका सूत्र बनाकर मैं आगे बढ़ जाता है। ठीक, चलो, तो पेंटेनोन 3 है। अब देखो यहाँ पे इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? पेंटेन भाई, यहाँ पे क्या है? पेंटेन। पेंटेन क्या मतलब? कार्बन की संख्या कितनी? देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कार्बन की संख्या 5, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या मैं 5 लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक, ये आपका पेंटेन हो गया।
और देखो ओन यानी कौन सा जुड़ा है ग्रुप, ओन यानी आपका कीटोन समूह जुड़ा है। तो एक आपका मतलब कहीं ना कहीं किसी कार्बन के साथ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा होगा किसी एक कार्बन के साथ, लेकिन कहाँ लगाएंगे भाई, तो यहाँ पे आपको देखो दिया है पेंटेनोन 3 यानी तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आपकी इधर से देखो, इधर से गिनती करो 1 2 3, यहाँ आप लगा दो, या इधर से गिनती करो 1 2 3। ओके, दोनों ओर से गिनती करने पे 3 यहीं आ रहा है, तो आपका यहीं लगेगा 100%। तो यहाँ पे आप लगा दो। इससे मालूम क्या चल जा रहा है, इससे मालूम चल रहा है कि भाई ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, और इधर आपका ये आपका क्या जुड़ेगा, ये आपके इधर आपके ये एल्किल समूह जुड़े रहेंगे इसके दोनों तरफ। तो आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इधर एल्किल समूह, इधर एल्किल समूह, तो ये कीटोन आपका हो गया। ठीक, चलो अब इसको हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से इसको हम लोग इसका जो संरचना सूत्र होता है बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें कितने की जरूरत है, देखो एक की तो इधर से साझेदारी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे 4 की जरूरत होती है, तो एक ही मिल रहा है, तो इधर एक लगा दो, हाइड्रोजन इधर एक लगा दो, इधर एक लगा दो, ये आपका हो गया 4। यहाँ पे देखो एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, यानी 2 की जरूरत, तो एक इधर से एक आपका इधर से। यहाँ पे देखो इस कार्बन के लिए एक इधर से मिल गया है, एक इधर से मिल गया है, 2 ऊपर से, यानी इसका तो ये पूर्ण रूप से मतलब अष्टक पूरा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक इधर से एक इधर से, एक यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, एक यहाँ पे लगा दो, और इधर आपको एक इधर से, तो 3 और लगाना पड़ेगा, तो 3 ऐसे लगा दो। ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया, पेंटेनोन 3 का आपका संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, क्या है ये पेंटेनोन 3, यहाँ पे पेंटेनोन 3 लिखने का मतलब यही है कि तीसरे नंबर पे क्रियात्मक समूह है। तो देखो 1 2 3 इधर से गिनो या इधर से गिनो, तीसरे नंबर पे ये क्रियात्मक जो समूह है किसका, कीटोन का, वो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। क्लियर। अगर कहोगे कि यहीं पे अगर 2 लिखता तो आपको दूसरे नंबर पे यहाँ लगाना पड़ता, कि तो इधर से लगा लो, कि तो इधर से दूसरे नंबर पे आपको लगाना पड़ता ये। ठीक, जैसे अगले प्रश्न में पूछा गया है, देखो अगले प्रश्न में आपका पूछा गया है ब्यूटेनोन 2, ग्रुप तो वही है, नॉन वही ग्रुप है भाई, कीटोन ही ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे ब्यूट आ गया है, यानी ब्यूटेन। तो भाई ब्यूट कहाँ आता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कार्बन की संख्या अगर 4 होती है तो उसको ब्यूट बोला जाता है। तो चलो कार्बन की संख्या 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये कार्बन की संख्या 4 हो गई। अब देखो यहाँ पे हमें दूसरे नंबर पे, ठीक है, क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा है ब्यूटेनोन 2, यानी दूसरे नंबर पे जो हम लोग का क्रियात्मक समूह है वो लगा होना चाहिए। तो आप गिन लो भाई। अब इधर से 1 2 गिनो, या इधर से 1 2, किसी तरफ से आप दूसरे नंबर पे लगा दो। तो मान लो मैं इधर से लगा देता हूँ, इधर से कार्बन के साथ हम लोग का डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, और इधर आपका एल्किल समूह, इधर भी आपका ये एल्किल समूह आपका जुड़ा है। तो ये आपका यहाँ से ये मतलब आपका कीटोनी समूह जुड़ गया। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग हाइड्रोजन पूरा कर लेते हैं भाई, इधर एक लग जाएगा, इधर एक लग जाएगा, और आपका इधर एक लग जाएगा। ठीक है, इसका तो आपका पूरा ही है। ठीक, बाकी इसमें देखो, इसमें आपका इधर से एक लग जाएगा, इधर से एक लग जाएगा, और यहाँ पे एक इधर से, एक इधर से, एक आपका इधर से। ठीक, तभी 1 2 3 4, और इसका 1 2 3 4, यानी इस कार्बन की भी पूरा, इस कार्बन के लिए 2 यहाँ, 1 3 और 1 3, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड। ठीक है, और इसका भी 4। तो ये आपका क्या हो गया, इसको आप लोग बोल सकते हो पेंटेन। ठीक है, सबसे पहले तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन सीधे लिख दो, ब्यूटेन। और भाई ये कौन सा ये ग्रुप है भाई, ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोनी ग्रुप है, कीटोन। तो इसमें आपका पूर्व लग्न क्या लगता है, ओन लगता है, ओन लगा दो। और इसका भाई ये कितने नंबर पे लगा है, 1 2 दूसरे नंबर पे लगा है, तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक, सिंपल। ये दोनों जोड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, और ये आपका 2 है तो 2। ठीक, आगे आगे कहीं कहीं आप ऐसे देखो कि 2 ब्यूटेनोन लिखा हो, तो वही बात हुआ, आप इसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आप समझ में आ गया कैसे ये मतलब इसका आप संरचना सूत्र बनाओगे। बाकी आप कहोगे तो मैं आपका जो सभी ग्रुप का IUPAC नामकरण है कैसे करते हैं, कैसे ये संरचना सूत्र सब बनाते हैं, बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिससे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलो, तो यहाँ हमने 2 ग्रुप देखा, एक आपका एल्डिहाइड और ये प्रोपाइन, तो ये तो सिंपल सब लोग जानते हो, एल्कीन एल्केन और एल्काइन वाला। ठीक, और ये हम लोग का कीटोन। देखो 4 हम लोग के ग्रुप काफ़ी फेमस है। एक और यहाँ पे रुक जाओ, एक सादा ले लेता हूँ। चल भाई रुक जा, अरे यार रुक जाओ, माफ़ करना। चलो थोड़ा बता देता हूँ।
हमने एल्डिहाइड देख लिया कि भाई एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इधर कोई भी एल्किल समूह जुड़ा होता है जिसको R से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो ये कहीं कहीं लिखा नहीं होता है, ऐसे भी आपको दे दिया होता है, या यहाँ पे R लिख कर भी दे देगा और ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्न में से एल्डिहाइड समूह है या एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, तो ये या ये, ठीक। उसके बाद हमने अभी कीटोन का देखा, तो कीटोन का क्या होता है भाई, आपका ये CO होता है, यानी कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा होता है और इसके दोनों तरफ आपका एल्किल समूह जुड़ा होता है, ठीक। उसके बाद आपका एक एल्कोहल आता है जो काफ़ी फेमस होता है। क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल में देखो क्या होता है, इसका क्रियात्मक समूह एक तरह से OH, ठीक है, ये OH जुड़ा होता है इसमें। जितने भी आप एल्कोहल देखेंगे, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप के जितने भी यौगिक देखेंगे उसमें अंत में OH जुड़ा होता है, ठीक। इधर आपका एल्किल समूह होता है, सीधे उसमें OH जुड़ा होता है। अब चलो आगे हम लोग एक और जो आपका काफ़ी फेमस है, आपकी बुक में दिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका आपका सिंगल बॉन्ड COOH होता है, ठीक है। ये क्रियात्मक समूह हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का, या इसको आप फैलाओगे तो ऐसे भी हो सकता है यह कि कार्बन के साथ आपका यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ आपका OH यानी अल्कोहल जुड़ा होता है और इधर आपका एल्किल समूह कोई भी जुड़ा होता है। तो आप ये ले लो या ये ले लो, दोनों एक ही हुआ, ठीक। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में 2023 के ही बोर्ड एग्जाम में, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आप देखना प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें ये पूछा गया, ये चीज़ें सब पूछी जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 4 क्वेश्चन करने के लिए ये छोटा छोटा मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। मैं इतना टाइम ले रहा हूँ तो समझ जाओ कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक। चलो तो आप ये सब चीज़ें आप मैं बता रहा हूँ, ये फालतू की नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो हम लोग आगे अब चलते हैं। आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, क्रियात्मक जो समूह हैं एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के, वो भी क्लियर हो गए होंगे, और इनका संरचना सूत्र कैसे बनाना है ये तो आपको क्लियर हो ही गया। अब चलो हम लोग इधर आ जाते हैं, जो बायोलॉजी वाला प्रश्न था भाई उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ बायोलॉजी वाले में जो फर्स्ट प्रश्न था वो क्या है, एक तरह से ये दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न है कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई यह क्वेश्चन, हमें आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखना है। तो अंतर लिखते समय यहाँ उत्तर लिख दोगे और दो आप बना लोगे, ऐसे बीच में खींच लोगे लाइन, इधर आक्सी श्वसन इधर अनाक्सी श्वसन, ठीक है, और फिर इसका लिखोगे। ओके, तो देखो इसमें अब आप फर्स्ट लिखोगे आक्सी श्वसन में। आक्सी श्वसन क्या होता है इसके बारे में ही लिख दो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण आक्सी श्वसन कहलाता है, ठीक है। और इधर इसके विपरीत, यहाँ पे आप आक्सी श्वसन के बारे में लिखे तो इसके विपरीत यहाँ अनाक्सी श्वसन में आप क्या लिखोगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनाक्सी श्वसन कहलाता है। यहाँ देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, यही आक्सी और अनाक्सी श्वसन में पहला अंतर हो जाएगा। यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सेकंड में ये भी लिख सकते हो कि आक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और इधर लिख सकते हो कि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये भी लिख सकते हो सेकेंड अंतर। ओके चलो, वो मैंने नहीं लिखा है सेकेंड अंतर, ये कोई और लिखा है। तो देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है कि आक्सी श्वसन की क्रिया में, आक्सी श्वसन की क्रिया माइटोकांड्रिया तथा कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होती है। ओके, जो आक्सी श्वसन होता है वो माइटोकांड्रिया, ठीक है, और कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होता है। लेकिन ये अनाक्सी श्वसन क्या होता है कि अनाक्सी श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, ना कि माइटोकांड्रिया में, ठीक। तो ये आप दो अंतर याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा और अंतर याद करना चाहते हो तो आप अपनी बुक से देखकर याद कर लेना, ठीक है। हो सकता है किसी किसी में ऐसे, तो ये दो आपका 2 मार्क में ये प्रश्न पूछा गया था, पिछले साल ही पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आप 2 से ज़्यादा भी अंतर आप याद कर सकते हो, आपका मन, जैसा कि एक अभी मैंने बता दिया आक्सी श्वसन में आप एक लिख सकते हो और अंतर थर्ड कर कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें लिख सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे कर, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका 2 मार्क में ये प्रश्न आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, ये फोर्थ नंबर यह क्या प्रश्न है, इसको देखो। यह प्रश्न है कि लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लसिका और रुधिर में अंतर, ठीक है। तो इसमें भी उत्तर लिखोगे, दो ग्रुप बना लोगे, एक तरफ लसिका एक तरफ रुधिर, बीच में आप लाइन खींच दोगे। और लसिका में क्या लिखोगे कि यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है, यानी रंग के आधार पर इनमें अंतर है। तो यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है, और इसमें लिखोगे कि यह लाल रंग का होता है, सिंपल, ठीक है। अब देखो
इस सेकंड में क्या लिखोगे, सेकंड आंसर लिखोगे इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी इसमें लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है और रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे लिख दोगे। तो ये 2 अंतर हो गया। बाकी देखो इसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है इसमें रक्त कणिकाएं यानी कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो ये भी लिख सकते हो कि इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इनमें कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसे मतलब और आप ये अंतर याद रख सकते हो। बाकी ये 2 मार्क में पूछा जाता है प्रश्न और 2 अंतर पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने 2 ही लिखा है। आप और याद करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक। कहने का मतलब कि ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। और साथ ही ये जो हमने फिजिक्स के प्रश्न देखे ये भी आपके क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 स्थितियों का किरण आरेख आपको क्लियर होना चाहिए और उत्तल दर्पण द्वारा आपको 2 स्थितियों का किरण आरेख जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दर्पण ही नहीं, जो लेंसेस द्वारा किरण आरेख बनते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा, वो भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न निश्चित है पूछा जाना है आपके एग्जाम में। और ये तो आपका IUPAC नेम से रिलेटेड आप जानते ही हो कि पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना। और हमारी एक ऐप है, मैं आपको बता दूं, हमारी ऐप है UPMSP स्टडी कर, ठीक है। UPMSP स्टडी कर, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में यह एप्लीकेशन काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।